हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और कहानियों के इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे कहानी राजा निर्बंसिया। ये कमलेश्वर जी की पहली कहानी है। तो कहानी संग्रह पहली कहानी संग्रह है राजा निर्बंसिया। तो हम आज इस पर ही फोकस करेंगे। और इसमें हमेशा की तरह सबसे पहले कहानी का सारांश, मुख्य पात्र और फिर कुछ जो प्रश्न है उसको मैंने रखा है। तो आपका एग्ज़ाम का जो डेट शीट है वो आ गया है। 29 जून को पहली पाली में एग्ज़ाम है आपका। तो उसकी तैयारी आप करते रहिए। और साथ में इसमें जो मैंने अ, एमसीक्यू रखा है ना, वो एग्ज़ाम के नज़रिए से भी इम्पोर्टेंट है। और मैंने इसमें शॉर्ट नोट्स भी रखे हैं। तो आप अगर जून के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये यूनिट 7 की तैयारी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा निर्बंसिया जो है वो कमलेश्वर का ये रचना है कमलेश्वर की। और इसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। इनका ये पहला कहानी संग्रह है। राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह है और ये पहला कहानी संग्रह है, ये याद रखिएगा। और इसमें कौन-कौन सी कहानियाँ हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़, राजा निर्बंसिया। अब ये कहानी का सारांश हम पढ़ते हैं। राजा निर्बंसिया कहानी जो है वो पौराणिक कथा के साथ-साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा समानांतर दोहरी कथा के माध्यम से एक आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करती हुई नई कहानी है। चंदा और जगपति जो है वो पति-पत्नी हैं और इन दोनों के माध्यम से और एक साथ में एक पुरानी कहानी जो है वो भी समानांतर रूप से चलती रहती है। तो उनकी बीमारी जो जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से हताश होती है चंदा। कहानी में मुख्य पात्र हैं जगपति, जो कि कथावाचक है और स्कूल का दोस्त है। वकील के यहाँ मुहर्रिर है, चंदा का पति है। दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैतों से लड़ते हुए घायल हो जाता है। मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति है। लास्ट में क्या करता है, अफीम और तेल पीकर आत्महत्या कर लेता है और मरते वक्त 2 पर्चे छोड़ता है, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। और चंदा कौन है? वो जगपति की पत्नी है चंदा। वो चंदा जो है वो हाथों का कड़ा बेचकर पति का इलाज कराने को तैयार है। बचन सिंह के साथ गर्भवती होने के आरोप में मायके में रहने को बाध्य है। अंत में मधुसूदन के साथ जाने की सूचना मिलती है, मुंशी जी के द्वारा सूचना मिलती है। जगपति तथा चंदा जो है वो मैनपुरी के निवासी है। ये मैनपुरी जो है जगह का नाम, ये ज़रूर याद रखिएगा। तथा संतानहीन है, संतान नहीं है जगपति और चंदा के। बचन सिंह क्या करता है, ये कौन है? ये अस्पताल में कंपाउंडर है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पात्र है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो बचन सिंह कौन है? अस्पताल में कंपाउंडर है। मैनपुरी के मदर अस्पताल में तबादला होता है और लकड़ी के धंधे में जगपति का साझेदार भी होता है। और एक जो समानांतर कहानी चल रही है जगपति ये राजा निर्बंसिया का, तो उसमें क्या है, एक राज्य का संतानहीन राजा है जो कि कुशल शासक है। मेहतानी के भला बुरा कहने पर राज्य का त्याग कर देता है। रानी कौन है? मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती है। एक प्रसंग में भटियारिन के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित होती है और अंत में 2 पुत्रों को जन्म देती है। कुल देवता के मंदिर में सतीत्व की परीक्षा उसकी की जाती है। और इसमें कुछ गौण पात्र हैं। मुख्य रूप से तो माँ है, जो कि कथावाचक की माता है, जो बच्चों को राजा निर्बंसिया की कहानी सुनाती है। उसके अलावा एक कथावाचक है, मैट्रिक पास, जमुना सुनार और चाची, ये सब गौण पात्र है। कहानी की विशेषता क्या है? कहानी की विशेषता है, सबसे पहले तो लोक कथात्मक शैली पर आधारित प्राचीन एवं आधुनिक युग की 2 समांतर कथाएं, जो कि है राजा निर्बंसिया की कहानी। एक तरफ है जगपति चंदा की कहानी। दोनों कथाओं में अंतिम परिणति में भेद के माध्यम से आधुनिक जीवन की जटिलताओं को प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुछ मुख्य पंक्तियां हैं, उसको देखते हैं।
आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट और बेचैनी बेबसी है, जो निश्चय ही इस संक्रांति काल की देन है, जिसने एक ओर यदि हमारी संवेद शक्तियों पर दबाव डाला है, तो वहीं दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत किया है। ये कहानी की भूमिका में ये कहा गया है। कहानी की भूमिका में लेखक ने ये लिखा है। नई कहानी की एक और उपलब्धि है नई भाव भूमियों का सृजन। नई कहानी की ये रचना है, तो नई कहानी की उपलब्धि सबसे बड़ी क्या कहा गया है? नई भाव भूमियों का सृजन। और अब कहानी की जो मुख्य पंक्तियां हैं उसको देखते हैं। कर्ज कोढ़ का एक रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल को परता कर चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप, कालिख बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ रही थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवा खाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीर बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। ये कहानी का सारांश है। जो मुख्य पंक्ति है वो है कहानी में। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। उसे लगता जैसे उसे लगता जैसे करे मांग कर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया है। वह सोचता, आखिर चंदा क्या रह जाएगी? एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया, तो उसके जीवन की सार्थकता क्या है? तो फिर क्या कि वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है, शायद काम, हाँ, यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सूना ना छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, आरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण। उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृति आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में नहीं पैदा हुआ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। ये कहानी की पंक्ति है जो कि जगपति जो है वो सोचता है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन रात और बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है, और वह कामदार था। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। आदमी को पाप नहीं, पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आदमी को पाप नहीं, पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था। ये जो चिट्ठी लिख करके वो रखता है दो, तो उसमें ये लिखा रहता है। कौन लिखता है? जगपति। किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था। उसी ने मुझे मारा है। जो ये पर्चे छोड़ करके जाता है, तो उसमें जो कानून के लिए लिखता है, उसमें ये शब्द लिखा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो ये शॉर्ट नोट्स हैं जो कि एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। इसका हर स्लाइड जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आपको अगर ज़रूरत हो तो टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ले सकते हैं।
तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, ये कहानी के लेखक कमलेश्वर, प्रकाशन वर्ष 1957 और कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया। कहानी संग्रह का नाम है राजा निर्बंसिया, जो कि कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह है। और ये मुख्य समस्या यहाँ क्या है, मध्यम वर्गीय जीवन की आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और संतानहीनता का दर्द। इसमें याद रखिएगा, ये कीवर्ड है इस कहानी का। यहाँ पर जो है वो 1957 के समय की बात की गई है। उस समय आम आदमी जो था वो कस्बाई जीवन की सच्चाई को इसमें बहुत ही गहराई से दिखलाया गया है। राजा निर्बंसिया में जो मुख्य कहानियां हैं, देखिए, देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज, राजा निर्बंसिया। और इसको क्या होता है कि कई बार एग्जाम में जो है इसका क्रम भी पूछता है, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम में क्रम पूछना कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग हर कहानी में, नाटक में, सब में क्रम पूछा ही जाता है। तो कोई भी चीज अगर आप याद करते हैं तो क्रम से याद करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर एक ट्रिक भी बतलाया गया है, देखिए, याद करने की क्या ट्रिक है। देवा की माँ ने पानी में तस्वीर देखी कि धूल उड़ रही है, सुबह सपना आया कि मुर्दों की दुनिया से आत्मा की आवाज आ रही है और वहां राजा निर्बंसिया खड़े हैं। यहाँ जहां जहां पे येलो किया हुआ है तो वो उसे ये याद रखा जाएगा कि ये कहानी। इस तरह से आप नोट्स भी अपना तैयार कर सकते हैं, और ये याद रखने की ट्रिक है। कहानी की शिल्प और शैली। कहानी जो है वो लोक कथात्मक शैली में है। शिल्प समानांतर कथा शिल्प है, दो कहानियां एक साथ चलती हैं। पहली कहानी कौन है, पौराणिक है, जो राजा रानी की कहानी है। दूसरी आधुनिक है, जो जगपति और चंदा की कहानी है। राजा क्या है, संतानहीन है, रानी पर शक करता है, और रानी क्या करती है, मंदिर में सतीत्व की परीक्षा देती है। यहाँ चमत्कार होता है और हैप्पी एंडिंग होता है। लेकिन यहाँ इसमें क्या होता है, जगपति संतानहीन है, चंदा पर शक करता है, लेकिन आज चमत्कार नहीं होते, इसलिए चंदा परीक्षा नहीं दे पाती और अंत दुखांत होता है, जहाँ जगपति जो है वो आत्महत्या कर लेता है। यहाँ पे ये सब चीजें आप याद कर लीजिएगा। प्रमुख पात्र कौन है, जगपति है, ये कहानी का मुख्य पात्र है, कथावाचक का स्कूल का दोस्त। और पेशा क्या है इसका, वकील के यहाँ, मुहर्रिर है, मुंशी है, कर्ज में डूबा हुआ, बेरोजगार और संतानहीन है, और पुरुष अहंकार, मेल ईगो का शिकार है। अन्य मुख्य पात्र हैं, चंदा जगपति की पत्नी, संतानहीन है, पति के प्रति पूरी तरह समर्पित है, पति के इलाज के लिए अपने करे बेचने को तैयार है। बच्चन सिंह के साथ संबंध के शक में मायके भेज दी जाती है। यहाँ पे नारी शोषण का प्रतीक दिखाया गया। पेशा क्या है, सदर अस्पताल का कंपाउंडर, ये इसका है, बच्चन सिंह का पेशा है सदर अस्पताल का कंपाउंडर। और भूमिका में क्या है, मतलब से जगपति का इलाज करता है। ये क्या करता है, जगपति का इलाज करता है, और इसी के कारण जगपति के मन में चंदा पर शक पैदा होता है। अब यहाँ पे कहानी का जो ये टर्निंग पॉइंट ये बताया गया है, जिसको आप याद रखिएगा, एक तरह से क्रम में आप याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या होता है, दयाराम के यहाँ शादी में जाता है जगपति, अपने रिश्तेदार दयाराम की शादी में जाता है। वहां शादी में डाकुओं से लड़ते हुए जगपति की जांघ और कुल्ले में गोली लगती है। अस्पताल के खर्च के कारण भारी कर्ज हो जाता है, आर्थिक स्थिति टूट जाती है। करे न बेचने की बात और बच्चन सिंह की मदद से जगपति के मन में शक पैदा होता है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखने को के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जगपति कहाँ घायल हुआ था। महत्वपूर्ण कथन है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। ये जगपति का कथन है। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है, जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। ये भी जगपति का कथन है। नहीं तो हर औरत वेश्या और हर आदमी वासना का कीड़ा है। अब ये सुसाइड नोट जो लिखता है वो दो लिखता है, एक चंदा के नाम पे लिखता है, जिसमें वह लिखता है कि आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। और कानून के नाम पर पत्र लिखता है, जिसमें लिखता है कि मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था, मेरी चिता की आग बच्चे से ही दिलवाई जाए। ये उसको जब एहसास होता है अपने गलती का, तब वो ऐसा लिखता है।
अब ये एग्जाम के लिए की पॉइंट्स है, इसको जरूर से याद कर लीजिए। नई कहानी भावभूमियों के सृजन का बेहतरीन उदाहरण है। अनुभव की प्रामाणिकता में कमलेश्वर ने इस कहानी में अनुभव की प्रामाणिकता को गहराई से दर्शाया है। यह कहानी पुरुष के अविश्वास और नारी के मौन शोषण को बेनकाब करती है। मैनपुरी के कस्बाई जीवन पर आधारित है और कथावाचक जो है वो क्या है, मैट्रिक पास है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि पीवाईक्यू और एमसीक्यू को मिक्स करके बनाया गया है, और एग्जाम के नजरिए से ये आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा अगर आप इसको कर लेते हैं तो। कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? कहानी का वर्ष लिखना आपको। 4 ऑप्शन है, 1954, 1957, 1961, 1965। सही उत्तर बताइएगा। 1957 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी कमलेश्वर के राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में संकलित नहीं है? देवा की माँ, मर्दों की दुनिया, कस्बे का आदमी, सुबह का सपना। सही उत्तर बताइएगा। कस्बे का आदमी। राजा निर्बंसिया कहानी का पात्र बच्चन सिंह पेशे से क्या रहता है? बच्चन सिंह जो है वो उसका क्या पेशा रहता है? 4 ऑप्शन है यहाँ। वकील, मुहर्रिर, कंपाउंडर, दर्जी। सही उत्तर क्या है? कंपाउंडर। वो कंपाउंडर रहता है और जगपति जो है वो मुहर्रिर रहता है। राजा निर्बंसिया कहानी में पौराणिक कथा और आधुनिक कथा के समानांतर चित्रण के माध्यम से क्या दर्शाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्राचीन काल की महानता, आधुनिक जीवन की जटिलताओं और विसंगतियों को दर्शाया गया है, राजशाही के पतन को, या ग्रामीण जीवन की सादगी को। क्या दर्शाया गया है इसमें? सही उत्तर होगा आधुनिक जीवन की जटिलताओं और विसंगतियों को दर्शाया गया है। दयाराम के यहाँ डकैतों से लड़ते समय जगपति को शरीर में कहाँ गोली लगी थी? 4 ऑप्शन है। सीने और कंधे में, जांग की हड्डी और कूल्हे में, सिर और पैर में, पेट और हाथ में। सही उत्तर होगा जांग की हड्डी और कूल्हे में गोली लगी थी। आत्महत्या से पूर्व कानून के नाम लिखे गए पर्चे में जगपति ने अपनी मृत्यु का असली कारण किसे बताया है? 4 ऑप्शन है इसमें। अफीम और तेल को, बच्चन सिंह के धोखे को, कर्ज के जहर को, और समाज के तानों को। किसको बताया है? कर्ज के जहर को बताया है। राजा निर्बंसिया कहानी में जगपति ने मृत्यु से पूर्व कुल कितने पर्चे छोड़े थे? 4 ऑप्शन यहाँ भी है। केवल 1, 2, 3 या 1 भी नहीं। सही जवाब दीजिएगा इसका। सही उत्तर है 2। एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। यह कथन राजा निर्बंसिया कहानी में किसका है? ये किसका कथन है? इसमें भी 4 ऑप्शन है। बच्चन सिंह, दयाराम, मुंशी जी या जगपति। किसका कथन है? ये जगपति का कथन है। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मैं बहुत पहले मर चुका था। यह संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है? जगपति, राजा निर्बंसिया, मधुसूदन, कथावाचक। चारों में सही उत्तर क्या होगा? जगपति के द्वारा कहा गया है, और वो कहाँ लिखता है? पर्चे में लिखता है। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। यह पंक्ति किस कहानी से उद्धृत है? 4 ऑप्शन है। लाल पान की बेगम, राजा निर्बंसिया, तीसरी कसम, उसने कहा था। सही उत्तर होगा राजा निर्बंसिया। अब यहाँ पे हम चूंकि राजा निर्बंसिया कहानी पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हमें ये लगेगा कि ये राजा निर्बंसिया का है। यहाँ पे हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम में जहाँ पे 100 प्रश्न होते हैं तो वहाँ आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है कि ये किस कहानी का की पंक्ति है। कमलेश्वर ने राजा निर्बंसिया कहानी की उपलब्धि के रूप में किसका उल्लेख किया है? नई कहानी की उपलब्धि के रूप में किसका उल्लेख किया है? तो वो उन्होंने जो भूमिका में लिखा है वो भूमिका पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। 4 ऑप्शन है। नई प्रेरणाओं का सृजन, नई भूमिकाओं का सृजन, नई भाव भूमियों का सृजन, नई आशाओं का सृजन। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? नई भाव भूमियों का सृजन। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है, इसीलिए नई कहानी खलनायिकाओं से
शून्य है। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। तो ये कमलेश्वर का कथन है और ये उन्होंने भूमिका में लिखा है। यह हवाई बंदूकें इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। जगपति, यहाँ जवानी नहीं, ये जगपति होगा। नहीं, जगपति नहीं होगा, ये जवानों होगा यहाँ पे। यहाँ पे होगा जवानों। यह हवाई बंदूकें इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएगी जवानों। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, जगपति, दयाराम, डाकू या बच्चन सिंह। किसका कथन है ये? जगपति का कथन है। व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृत चिंतन को उजागर करने वाली कहानी चीफ की दावत के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है, कमलेश्वर अज्ञेय, भीष्म साहनी और यशपाल। सही उत्तर है भीष्म साहनी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन है? माधव, हल्कू, अलगू, हल्कू या घीसू? इसमें हल्कू है। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठेस का नायक कौन है? 4 ऑप्शन है, सिरचन, बिरजू, हीरामन, पलटदास। सही उत्तर होगा इसका सिरचन। और इसमें जो बाकी सब भी जो नायक के नाम है तो उसको भी आप जरूर याद रखिएगा कि नायक कौन है। बिरजू किस कहानी का नायक है? बिरजू जो है वो लाल पान की बेगम का है। हीरामन जो है वो किस कहानी का नायक है? पलटदास किसमें है? तो ये सब चीजें आपको याद रखना जरूरी है। हीरामन और पलटदास तीसरी कसम का है। अमृतसर आ गया है कहानी का मुख्य विषय क्या है? शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरता, भारत पाक विभाजन की त्रासदी, ग्रामीण जीवन की समस्या या नारी का शोषण? तो ये सही उत्तर होगा भारत पाक विभाजन की समस्या। वारन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है? 4 ऑप्शन है, शिवमूर्ति, संजीव, उदय प्रकाश या सृंजय। सही उत्तर है उदय प्रकाश। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी है एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका। कव्वे और काला पानी कहानीकार के इसका कहानीकार कौन है? कव्वे और काला पानी। 4 ऑप्शन है, अखिलेश, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश या निर्मल वर्मा। सही उत्तर होगा निर्मल वर्मा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिए उन लोगों को जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और आप भी अपनी तैयारी में जुट जाइए, रिवीजन कीजिए। और अगर किसी भी चीज तरह की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप टेलीग्राम पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।